सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान मिर्जा और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, इंसान की फितरत है कि वो माशरे में अपनी इज्जत बनाकर चलना चाहता है। इस हवाले से इंसान अपना सोशल स्टेटस बेहतर करने की कोशिश करता है ताकि जमाने के साथ चलने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। इसी तरह इंसान जब किसी महफिल में जाता है तो बड़ा बन-ठन कर जाता है ताकि दूसरों की नजर में उसकी इज्जत बनी रहे। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसका मजाक बने, लेकिन टुफ है मोदी पर जो जाने किस मिट्टी से बना हुआ है। उसको अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं है, परवाह ही नहीं है, ना ही भारत की बदनामी का। शायद मोदी ये समझता है, वो ये सोच रहा है कि उसकी इज्जत है ही नहीं तो फिर भाई बेइज्जती कैसी। इसलिए शख्स बेइज्जती प्रूफ है। लेकिन इस बेवकूफ को यह नहीं पता कि वो अपनी हमाकतों की वजह से पूरे भारत को खतरे में डाल रहा है, बल्कि खतरे में डाल चुका है। मोदी ऐसा जोकर है जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपना लगाया थिएटर लगा हुआ है। मोदी ने अपना कार्टून अभिनंदन हमें सबक सिखाने के लिए भेजा था, लेकिन उसे लेने के देने पड़ गए और पूरी दुनिया में उसका अपना ही मजाक बन गया। मोदी का पालतू मीडिया प्रोपेगेंडा करने लगा। अभिनंदन ने पाकिस्तान का तैयारा गिरा दिया। अच्छा, लेकिन बाद में एविएशन माहिर ने इस बात की तस्दीक कर दी कि मोदी और उसका गिरवी करवा मीडिया जिसके तैयारे को गिराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, बगले बजा रहे हैं, वो दरअसल उनका अपना ही तैयारा है। अब इसके बाद तो मोदी और उसकी कठपुतली मीडिया को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, लेकिन जनाब ये तो इज्जतदार आदमी करता है ना, बेइज्जतों को क्या फिक्र इस चीज की। लेकिन जिसने गैरत की चिता जला दी हो, शर्म को बेच खाया हो, वो क्या जाने कि इज्जत किस चिड़िया का नाम है। इसी तरह अपना ही तैयारा गिराकर जश्न मनाने वाला ये शख्स पुलवामा में अपने ही फौजी मारकर भी बहुत खुशियां मनाता रहा। फिर जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स में दरख्त को गिराकर भी दुनिया से तमगे वसूल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ बुग़्ज़ और दुश्मनी में यह भुला बैठा कि वो दुनिया में अपना तमाशा खुद ही बना रहा है। अब जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमला मोदी सरकार के लिए मजाक बनकर रह गया है। भारतीय मीडिया भी मोदी के झूठ पर पर्दा डालने के बावजूद उसके झूठ को सच साबित करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रहा है। जब झूठ दबाकर बोला जाए तो फिर यह छुपाए नहीं छुपता, और वैसे भी कहते हैं कि झूठ के पांव कहां होते हैं। अब नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक भारत की शरंगेजियां बरकरार हैं और हिंदुस्तानियों का मोदी से एतमाद उठने लगा है, मगर अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मुकम्मल तौर पर उठ गया है। यानी मोदी पर अब उसके अपने ही भरोसा करने को तैयार नहीं है। मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान की आड़ में अपनी आवाम को पागल बनाया और दोबारा उनसे वोट हासिल करके उनके सरों पर नाचने लगा। तो अब भारतीय आवाम को समझ ही आ गया है कि ये शख्स कितना मक्कार है, कितना झूठा है, जो ना सिर्फ अपने मुल्क की फिक्र है और ना ही उसको अपने आवाम की फिक्र है। हिंदुस्तान के आवाम पर मोदी की असलियत तो तब जाकर खुली जब उसने कोरोना से बचने के लिए ऑक्सीजन और वैक्सीन फरोख्त करके अपनी जेब खूब गर्म की और अपनी आवाम को कोरोना के रहम करम पर छोड़ दिया। कितने लोग मरे, मोदी को फर्क नहीं पड़ा। अब मोदी अपनी ये खिफ़त मिटाने के लिए और कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीन की अदम फरहमी से तवज्जो हटाने के लिए जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों वाला एक ड्रामा रचा रहा है। लेकिन इसका यह ड्रामा अब बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। नाज़रीन, कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो फिर एक साथ कई मुसीबतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोदी अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालना चाहता है और जम्मू कश्मीर में होने वाले ड्रोन हमलों का सहारा लेना चाहता था, लेकिन उसके उतने पापड़ बेलने के बावजूद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी उम्मीदों पर ही पानी फेर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि वबा के दौरान मोदी हुकूमत को मालूम था कि भारत में ऑक्सीजन की किल्लत होगी, लेकिन इसके बावजूद उसने इकदाम नहीं उठाए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोदी हुकूमत कोरोना मरीजों की जानें बचाने में बुरी तरह से नाकाम रहा। मोदी और मकामी इंतजामिया ने कोरोना से निपटने के इक़दाम तो नहीं किए। नाजरीन, अब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का पोल इस तरह से खोला कि मोदी जानता था कि भारत में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, उसके बावजूद उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में कोरोना से मौत अमवात हुई और अब भारत में वैक्सीन का भी
शोर हो रहा है, जिसकी वजह से खदशा ज़रा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। मोदी तो जेबें भरने में मसरूफ था, वो अपनी आवाम की फिक्र क्यों करता? उसको बहती गंगा से हाथ धोने का मौका मिल रहा था तो वो अपने हाथ क्यों ना धोता? ऐसे तो नहीं मोदी को करप्ट तरीन शख्स करार दिया गया भाई। और ये साबित हो गया है कि मोदी जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले की आड़ में अपनी बदतरीन कारकर्दगी छुपाना चाहता है और कठपुतली भारतीय मीडिया भी मोदी का साथी बना हुआ है। जनाब, सुना होगा आपने, भारतीय मीडिया भी मोदी की तरह अपना मजाक खुद बनवाता है, क्योंकि मोदी और भारतीय मीडिया की सोच बिल्कुल एक ही तरह की है। आपको याद होगा कि भारतीय मीडिया का एक चैनल पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल झूठ बोल रहा था, जिस पर उसको पाकिस्तान से कई बार माफी भी मांगनी पड़ी। भारत के तो काम ही ऐसे हैं कि कभी उसको चीन से माफी मांगनी पड़ती है तो कभी पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, लेकिन सुधरने का नाम वो लेता नहीं है। बड़ा ढीठ हो चुका है भाई, ये लोग बड़े ढीठ हो चुके हैं। अब मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले का ताल्लुक भी जबरदस्ती खामखा पाकिस्तान से निकालने की कोशिश की जा रही है, और इसकी वजह मैंने अपने इंट्रो में आपको बताई क्या है। मोदी ये समझता है कि वो हर बार पाकिस्तान पर उंगली उठाकर अपना दामन साफ करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन दाव इस बार लगता है कि बार बार नहीं बल्कि अब तो बार बिल्कुल भी मोदी के हक में नजर नहीं आ रहा है। उसको जूते मारने पर तुली हुई है उसकी अपनी आवाम। अब की बार तो ये भी खदशा है कि अगर मोदी अपनी आवाम के हत्थे चढ़ गया तो फिर वेंटिलेटर मोदी का मुकद्दर बन सकता है। अब जैसा कि भारतीय मीडिया मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें बांट रहा है, लेकिन इस झूठ पर खुद भारतीय सहाफी सवाल उठा रहे हैं। एक भारतीय सहाफी ने कहा है कि सीनियर पुलिस अफसरान ने तस्दीक की है कि जम्मू की भारतीय एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया, लेकिन वो ड्रोन पाकिस्तान से उड़ाया गया या फिर मकामी आबादी से, इस बात का अब तक पता ही नहीं लगाया जा सका। भारतीय सहाफी का मजीद कहना था कि ड्रोन आया, हमला करके वापस चला गया, लेकिन उसे तबाह नहीं किया जा सका। पता नहीं कौन सी फिल्म चल रही है। नाजरीन, यह बात भी काबिल गौर है कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस से पहले अजीत डोवल ने ड्रोन हमले का राग अलापते हुए यह शुरू कर दिया था कहना कि अब कोई हमला होने वाला है। ऐन उस वक्त जब मोदी की कश्मीर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई और मोदी को उन सवालात का सामना करना पड़ा कि क्या यह इलेक्शन की तैयारी है, क्या हर इलेक्शन से पहले मोदी और बीजेपी अपने लोगों और फौजियों को निशाना बनाते रहेंगे। पुलवामा में भी मोदी ने अपने ही लोगों को मरवाया था, और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ में झगड़ा भी सामने आ रहा है, और इस झगड़े की वजह मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स पर ड्रोन हमला बताया जा रहा है। बिपिन रावत और हिंदुस्तानी एयर चीफ में इख्तियारात की जंग जारी है। बिपिन रावत की फौजी सर्विसेज मामलात में मुदाखलत पहले ही नाखुशगवार हालात पैदा कर चुकी है, क्योंकि बिपिन रावत की तकरीरी को फौज सियासी मानती है। अब नाजरीन, मोदी से अपने हालात हो रहे हैं। मोदी और उसकी अपनी फोर्सेस एक दूसरे से उलझ रही हैं, और यह उलझन भारत को बहुत महंगी पड़ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी अपोजिशन हुकूमत से उलझ रही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का क्लिप आप मुलायजा कीजिए और अंदाजा लगाइए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पीपी अरकान असेंबली के एजाज में नाश्ते की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपी अरकान असेंबली को बजट सेशन के हवाले से लाहेअमल से आगाह किया और अरकान असेंबली को हिदायत की कि बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह हिदायत भी की कि अरकान असेंबली इजलास के दौरान बजट के अवाम दुश्मन निकात उजागर करें। इस मौके पर पीपी अरकान ने कहा कि बजट सेशन के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऐवान से गायब रहे। जराये के मुताबिक पीपी अरकान ने कहा कि बजट मंजूरी के मौके पर अपोजिशन लीडर की ऐवान में गैर मौजूदगी अपोजिशन के लिए नुकसानदेह होगी। अब नाजरीन, पीपल्स पार्टी के नाश्ते में भी शहबाज शरीफ के किरदार को मशकूक अंदाज में देखा गया है। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि शहबाज शरीफ जो कहते हैं वो होता ही नहीं है, और उसकी वजह यकीनी तौर पर यही है कि शहबाज शरीफ का बस अपनी पार्टी पर चल के ही नहीं दे रहा। मरीम नवाज ग्रुप शहबाज साहब के रास्ते की दीवार बना हुआ है, और अपोजिशन के इन आपसी इख्तलाफात से हुकूमत खूब फायदा उठा रही है। इसलिए बजट पास कराने में उसे जरा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हुकूमत ने अपनी ताकत भरपूर तरीके से साबित कर दी है, लेकिन फिर भी जरदारी साहब ये समझते हैं कि हुकूमत कहीं जा ही नहीं रही, क्योंकि जरदारी साहब को यकीन है कि हुकूमत है ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत है ही नहीं तो चली क्या जाएगी भाई। जरदारी साहब ने मजीद तबसरा करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है।
जरदारी साहब ने पहले भी एक मर्तबा कहा था कि हुकूमत को गिराने के लिए जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये एक दिन खुद अपने पैरों पर आकर गिर जाएगी। जरदारी साहब ठंडे दिमाग से काम लेते हैं, वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं लेकिन आईनी हुदूद में रहते हुए। लेकिन शहबाज शरीफ शायद पीपल्स पार्टी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सारे अराकीन शहबाज शरीफ की कमान में सौंप दिए थे कि वो हुकूमत के खिलाफ महाज सजाएं और हुकूमत को टफ टाइम दें, लेकिन शहबाज शरीफ ही तशरीफ नहीं लाए। जब सिपा सलार ही गायब हो तो जनाब फौज कैसे लड़ेगी? इसीलिए अपोजिशन के टफ टाइम के दावे जबानी कलामी साबित हुए और सब कुछ टफ के बजाय रफी हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट की मंजूरी को भी धांधली करार दिया और इसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। लेकिन सवाल, क्या पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट करेगी या फिर कोई इत्तेहाद बनेगा? पीडीएम की तरह का इत्तेहाद जिस पर मुस्लिम लीग नून बहुत नाज करती थी, लेकिन अब वो खुद अपने हाथ से पीडीएम को दफनाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए मरीम नवाज साहबा क्या कहती थी। मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, ये मरीम नवाज साहबा ही कर सकती हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब मुस्लिम लीग नून एपीसी का इजलास बुलाना चाहती है, यानी पीडीएम टाटा गुड बाय खत्म शुद्ध हो गई है। खबरें गर्म हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए राब्ता कमेटी बना दी है। सरदार अयाज सादिक कमेटी के सरबराह होंगे। जराए नून लीग का यह भी कहना है कि एपीसी में पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी बुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए आमादगी भी जाहिर कर दी है। अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए कायल किया। एपीसी की तारीख तय करने के लिए अपोजिशन जमातों से मुशावरत भी जारी है। जराए नून लीग के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज एपीसी में शिरकत नहीं करेगी। अब अपोजिशन की सियासत देखकर मुझे कहानी याद आ गई। कहानी सुनते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जनाब तीन बादशाह आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि देखते हैं किसका मुल्क सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एक साल का टाइम मुकर्रर कर दिया गया। एक साल खूब मेहनत कर लें, मुल्क को संवारें। एक साल के बाद तीनों मालिक के समझदार और लायक आदमी जज मुकर्रर किए जाएंगे। जो मिलकर फैसला करेंगे उसको तस्लीम किया जाएगा और जीतने वाले बादशाह को इनाम से भी नवाजा जाएगा। जनाब एक साल गुजर गया, जज मुकर्रर हो गए। उन्होंने मिलकर एक रियासत का चक्कर लगाया और जज हैरान रह गए। हर तरफ खूबसूरत इमारतें थी, हर तरफ बड़े बड़े मकानात थे, आलीशान महलात थे। ये लोग बहुत हैरान हुए कि इस मुल्क के बादशाह ने एक साल में पूरे मुल्क को इस तरह कैसे बना दिया। चले बहरहाल दूसरे मुल्क गए, वहां इससे भी ज्यादा हैरान हुए कि पूरा मुल्क एक बाग की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फूलों से भरे हुए पौधे और फलों से भरे हुए दरख्त थे। ये लोग खुश भी हुए, मुतासिर भी हुए, लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि जनाब तीसरा मुल्क अभी बाकी है। तीसरे मुल्क को देखना भी बाकी है। जब तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहां का बादशाह इंतहाई खुश इखलाक था। बादशाह जजों से बड़े अच्छे इखलाक अच्छे तरीके से मिला, उनकी बहुत खातिर नवाजा की और फिर उनको अपने मुल्क की सैर की इजाजत दी। ये लोग पूरे मुल्क में फिरे, उनको बड़े बड़े महलात और बड़े मकान नजर कहीं भी नहीं आए सिवाय चंद एक के जो पहले बने हुए थे। ना उनको कोई खास बाग नजर आया, ना ही कोई हरियाली नजर आई, बस वही कुछ था जो पहले से चला आ रहा था। और अब फैसले की घड़ी भी आ गई थी, तो तमाम जजों ने मिलकर यह फैसला किया कि तीसरे नंबर वाला बादशाह जीत गया। सब हैरान हुए, वजह पूछी गई तो बताया गया कि हम पहले मुल्क में पहुंचे तो हर तरफ खूबसूरत इमारतें, पक्के मकानात और बड़े बड़े महलात थे। ये सब अच्छा था, लेकिन हमने जब आवाम के चेहरों पर नजर डाली तो हमें बहुत से उदास चेहरे नजर आए जो खामोशी से अपनी परेशानी और मुख्तलिफ मसाइल बयान कर रहे थे। हम दूसरे मुल्क में पहुंचे तो पूरा मुल्क बाग बना हुआ था, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे पढ़े तो पहले से ज्यादा लोग यहां परेशान दिखाई दिए। लोग खामोश नजरों से अपने मसाइल बता रहे थे, जबकि बादशाह मुल्क को बाग बनाने में लगा हुआ था। जब हम तीसरे मुल्क पहुंचे तो वहां बड़े बड़े महलात, बागात और पक्के मकान तो नजर नहीं आए, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो वो हशाश बशाश थे। हर आदमी का चेहरा खिला हुआ था, हर आदमी खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमने जानबूझकर लोगों से पूछा कि आपको बादशाह से कोई शिकवा शिकायत है, तो किसी एक ने भी कोई शिकायत नहीं की। इसलिए ये बादशाह जीत गया। अगर हम इस कहानी को आज के हालात के तनाजुर में देखें तो आपको हर जगह तरक्की की बातें सुनाई देंगी, बड़ी इमारतें और सड़कें बनाने की बातें सुनाई देंगी, मेट्रोज बनाई जा रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी
आवाम की बुनियादी जरूरियात सेहत, तालीम और इंसाफ है। इमरान खान साहब गरीब तबके को ऊपर लाना चाहते हैं और इस बजट के जरिए वो गरीब तबके को रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन ने बजाय इसके कि वो इमरान खान का साथ दे, उसने बजट पर मनफी अंदाज में सियासत शुरू कर दी और यही मनफी सियासत थी जिसकी वजह से पीडीएम इत्तेहाद डूब गया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस इत्तेहाद को गैर फितरी इत्तेहाद कहा। जनाब वजीर आजम इमरान खान ने पीडीएम भी बार बार कहा था कि वो इत्तेहाद से डरने वाले नहीं हैं और शाह साहब भी ये कह रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है जो आखिरी हिचकी ले रहा है। दुनिया ने देख लिया, फिर ये इत्तेहाद अपनी मौत आप ही मर गया। गो मौलाना फजल रहमान और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का ये इसरार होगा कि पीडीएम अब भी बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि अगर बाकी है तो फिर भाई नज़र क्यों नहीं आ रही, मुझे क्यों नहीं दिख रही या आपको क्यों नहीं दिख रही? और ये जो नून लीग एपीसी करने जा रही है, ये पीडीएम अगर ख़त्म हो चुकी है तो फिर एपीसी करने की क्या ज़रूरत है मेरे भाई? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि अपोजिशन का इत्तेहाद ये नाकामी का ऐलान है, इसीलिए एपीसी बुलाई जा रही है। ये ऐलान है कि पीडीएम ने अब तक जो कुछ किया सब कुछ सियासी ड्रामा था जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, बिल्कुल मोदी के उस ड्रामे की तरह। जिस तरह से मोदी मुश्किल में है, हमारी अपोजिशन का हाल भी उससे मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि अवाम को नजरअंदाज करके नाटक करने वाला ड्रामा अब नहीं चलेगा जनाब, अब ऐसे नहीं चलेगा। जनाबे वाला वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा शोर मचाया गया, बड़ी मुखालफत की गई, गालियां दी गई, गालियां सुनी गई, एक दूसरे से मुकद्दस ऐवान के नुमाइंदों की हाथापाई भी हो गई। इन नुमाइंदों से अवाम के ना हल होने वाले मसाइल को नई पैकिंग में बंद करके पेश किया गया, मगर बिलाखिर कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे ही दी। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर आजम इमरान खान, शरीक चेयरमैन पीपी आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर अपोजिशन अराकीन ने शिरकत की। मगर जनाब जिनको बहुत ज्यादा मिस किया गया वो थे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी मियां शहबाज शरीफ साहिब। नाज़रीन, इजलास शुरू होने के बाद वजीर खजाना शौकत तरीन ने फाइनेंस तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। इस दौरान ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन की निफ्स तादाद मौजूद थी। फाइनेंस बिल पेश करने की तहरीक के हक में 172 जबकि 138 वोट तहरीक के खिलाफ आए। इस तरह फाइनेंस बिल 2021-22 तरमीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 74 साल में पहली मरतबा इस हुकूमत ने गरीब के लिए रोड मैप दिया है। 40 लाख गरीब लोगों को घर मिलेंगे, सेहत कार्ड मिलेंगे और सहूलियात मिलेंगी। कोर इन्फ्लेशन अभी तक 7% है, ताहम फूड इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी सिर्फ ज़राअत की तरक्की से ही मुमकिन है। मगर लुबे-लुबाब यह है कि गरीब के किचन तक इन आदाद शुमार के असरात पहुंच नहीं रहे हैं और यह वो सबसे बड़ा सवाल है जो अपोजिशन के बगैर ही सबसे बड़ी अपोजिशन बनकर सामने आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर माशियात हसन सिद्दीकी साहब और तज्जियाकार उसामा गाजी साहब। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हसन सिद्दीकी साहब। सर ये बिल तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि जब बजट पेश किया जाता है तो एक बजट वजीर खजाना बना रहे होते हैं और एक बजट घर में खवातीन बना रही होती हैं। वजीर खजाना जो बजट बनाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही बेहतरीन है, आवाम दोस्त है, लेकिन जब घर की खवातीन बजट बनाती हैं तो जनाब महीना पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। कैसे देखते हैं वफाकी बजट को आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये बजट और जो फाइनेंस बिल है एक ऐसे मौके पर मंजूर हुआ है कि जो ये माली साल ख़त्म हो रहा है, इसमें सिवाय मईशत की शरह नमू, रेमिटेंसेस और रिजर्व्स, इसके अलावा तमाम अशारिये मनफी हैं जो स्टेट बैंक ने बताया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। करंट अकाउंट का जो बैलेंस की बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा था, वो भी अब मनफी हो गया इस साल। तो ये तो तजारती खसारा जो है कुछ 6 अरब डॉलर 11 महीने में बढ़ गया है। रुपए की कदर गिर रही है। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 11 महीने में कुछ $700 मिलियन कम हुआ है। महंगाई बढ़ी है। और तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि क्या इस बजट में ऐसी कोई चीज़ है कि जो इन चैलेंजेस से निमट सकें और महंगाई पर काबू पा सकें।
तो इसका वाज़ेह जवाब नफ़ी में है। आपने चूंकि बड़ी अहम बात अवामी नुक्ता नज़र से की है महंगाई, तो मैं आपसे यह कर दूं कि एक होता है भत्ता जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। अब से कुछ साल पहले ये चंद अरब रुपया रखा होता था और 2018 में ये 180 अरब था। इस बजट में उसको 610 अरब रुपया रखा गया है। तो अब आप ये देखिए कि जब पेट्रोलियम लेवी 610 अरब रुपए आप रखेंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ेंगी लाजमन, और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए। मगर एक और अहम बात है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी अगले साल, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ रही है और हमारी रुपए की कदर गिर रही है। तो हमारा जो कानून है वो ये है कि जब रुपए की कदर गिरती है या आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल पे हुकूमत का टैक्स बढ़ जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का जो इम्पैक्ट आएगा वो इतना ज़बरदस्त होगा कि मुल्क में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि खुदा न खास्ता गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ेगा, आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी और तालीम और सेहत के बजट में कटौती करनी पड़ेगी और तरक्याती अखराजात में कटौती करनी पड़ेगी। और अब हम एक शैतानी चक्कर की तरफ जा रहे हैं। वो शैतानी चक्कर ये है कि आप कुछ फरमा रहे हैं? नहीं, आप कंटिन्यू करें। मैं शैतानी चक्कर हमारा ये है कि हम टैक्सों में बेजा मराहत और छूट देते हैं ताकतवर तबकों को। उससे जो नुकसान होता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी से अवाम पर डालते हैं, यूटिलिटीज़ के रेट बढ़ाते हैं जिससे महंगाई बढ़ती है, अवाम कुचले जाते हैं। दूसरी तरफ इस महंगाई से सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती है। जब सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती है तो हमारी बरामदात मुतासर होती हैं। उसको नुकसान को पूरा करने के लिए हमारा जोर रेमिटेंसेस पर आ जाता है और हमने 111(4) भी रखा है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब वक्त आ गया है कि FATF जिस तरह से अपने दांत तेज कर रहा है, अभी तक वो 6 महीने का हमें टाइम दिया करता था, अब कि उसने 1 साल का टाइम दिया है। और भारत और जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है का वाइस चेयरमैन है वो भी अपने दांत तेज कर रहा है। आज हमें ये सोचना होगा कि 3 साल में हमने 73 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई हैं और इस साल 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। अगर खुदा न खास्ता FATF ने जो इस वक्त इसको रोका हुआ है, कल को ये सवाल उठाता है कि 111(4) जो आपने रखा है, नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन सर्टेन रेमिटेंसेस, तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो अगर 73 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस हमारी 3 साल में आई, इस साल 29 अरब डॉलर आई और उसका 40% अबू धाबी या UAE और सऊदी अरब से आया, इन्हीं 2 ममालिक पर कुछ इल्ज़ामात भी हैं। अगर खुदा न खास्ता ये झटका लगता है तो हम तो उसको तिजारती खसारे को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? और इस पैसे को तो जाना चाहिए सरमायाकारी के लिए, ताकि हमारी ग्रोथ 8 to 10% होता और हम टैक्सों का निज़ाम सही करके बरामदात बढ़ाते। अब हमारी बरामदात जो है 2 अरब डॉलर बढ़ी है 3 साल में, रेमिटेंसेस हमारी 9 अरब डॉलर बढ़ी हैं। तो मैं जो चीज़ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम मईशत को इतनी कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी हमने देखा कि मैं आपको एक फ़िगर देना चाहता हूँ ताकि सारी पोजीशन क्लियर हो जाए। ये जो बजट मंजूर हुआ है इसमें जो रेवेन्यूज वफाक के हैं वो हैं 7,900 अरब रुपया और 4,300 अरब रुपए सूबों को चले गए डिविजिबल पूल NFC बाट। वफाक के पास बचते हैं 7,500 अरब रुपया और आप 4,500, तो जो दफा है और सूद है उसमें भी 4,500 अरब हैं। इसका मतलब ये कि पूरा जो मुल्क है तरक्याती अखराजात, तनख्वाहें और दूसरी चीज़ें वो आप कर्ज़ों पर चलाएंगे, बजट खसारे पर चलाएंगे या निजकारी पर चलाएंगे। नंबर 1, ये तो बहुत संगीन मसला है। दूसरा ये था कि बजट में ये कहा गया था कि सूबे 570 अरब रुपया फाजिल दिखाएंगे। अब सूबों के बजट आ गए, तकरीबन 550 अरब रुपए का झटका मार दिया, उन्होंने फाजिल नहीं दिखाया। तो अब इसमें इनको एडजस्ट करना चाहिए था कि जब सूबों ने फाजिल नहीं दिखाया तो 550 अरब रुपए तो आपका बजट खसारा बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा उसका वो खामोश है। तीसरा ये कि IMF ने ये कहा है कि हम सितंबर में आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, हमारी किस्त रोक ली। वो सितंबर में आके हमारे ऊपर जो है मसाइल जनाब मुश्किलात पाकिस्तानियों के लिए काफी बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान के लिए बढ़ जाएंगी। आपसे मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा और मेरा सवाल आपसे होगा फिर इसको अवाम दोस्त बजट कैसे कहा जा रहा है। लेकिन उसामा गाजी को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा गाजी बताइएगा, PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली थी लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नून लीग भी अपोजिशन से निकल गई है। शहबाज शरीफ साहब गायब थे, अपोजिशन को एक और पसपाई हुई। ये अपोजिशन है या क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के कज़न हैं और शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब थे मियाँ शफ़ी साहब, ये हाजी शफ़ी, ये इनके कज़न थे। उनका इंतकाल हुआ तो यही नून लीग कह रही है जी उनके इंतकाल की वजह से जो है शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं थे। मगर इसके बावजूद अगर आप देखें तो कोई एक्टिविटी उस तरह से नज़र नहीं आई। जब ये शुरू हुआ, सारी हंगामा रही हुई,
तो आज अगर अपोजिशन की ओवरऑल आप कारकर्दगी देखें तो मायूस क्यों नहीं आपको असेंबली में नजर आई होगी। कुछ वो मायूस इसलिए थे कि जरदारी साहब जो चाहते थे, जिस तरह लाहौर आए किया, वो नहीं हो सका। फिर नून लीग के अंदर जो अपनी लड़ाई चल रही है वो मुसलसल चल रही है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी वो चीज़ नज़र आएगी। सबको ये पता है, अपोजिशन के अंदर भी पता है, सबको पता है कि उनकी अपनी लड़ाई है और वो एक नहीं है। एक ग्रुप मरीम साहबा का है, एक ग्रुप शहबाज शरीफ साहब का है। तो जब ये होगा तो फिर आप अपोजिशन को क्या दूर से किस तरह से इकट्ठा कर लेंगे? उनके अपने अपने हैं। पीपल्स पार्टी और ANP तो पहले PDM से निकल चुकी और उनको वापस लाने में नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं जी पार्लियामेंट के अंदर रहकर उनको साथ लेकर चला जाए, कोई मुफाहमत की जाए, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जाए, किसी तरह से आगे बढ़ा जाए, कोई अगले इलेक्शन 2023 के इलेक्शन में मैं कोई अपनी पोजीशन बना सकूं, कोई मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन सकूं। नवाज शरीफ साहब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, शहबाज नहीं, मरियम हो या मैं हूं, इसके अलावा नहीं। तो वो अपनी बचाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी कोई डील मिल जाए कि उनके, चूंकि वो नाहल हैं, ताहयात नाहल हैं, मरीम साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, काउंसलर का नहीं लड़ सकती। तो ये उनके असल में अंदर मसाइल हैं। और जब आप खुद से इकट्ठे नहीं होंगे अपने अंदर, तो उसके बाद आप अपोजिशन को कैसे इकट्ठा करेंगे, क्या लाहेमल बनाएंगे? तो लिहाजा वो पहले APC थी, PDM तो किस्सा पारीना हो चुकी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर अपोजिशन अलायंस हमने देख ली। अब ये जो APC है, ये शहबाज शरीफ साहब की APC है, इसका भी कुछ नहीं बनेगा। और वही आपने देख लिया कि पहले बड़ी हंगामा आराई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कितनी आसानी से हुकूमत ने बजट पास करवा लिया, उसको कोई मसला ही नहीं हुआ। तो हम जो ये बातें सुन रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी मैं तमाम MNS को शहबाज शरीफ साहब के सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो टफ टाइम दें। शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं, अगर मुझे पैर पकड़ने पड़े तब भी मैं कर लूंगा। लेकिन ये सिर्फ फिर सारी बातें ना होती हैं, ये सिर्फ आवाम को धोखा देने वाली बात होती है, क्योंकि आवाम को पहले से धोखा देते आ रहे हैं, फिर आवाम को धोखा दें ताकि अपनी सियासत में कुछ जो सांसें बची हैं उसको दोबारा से ले सकें। असल में या तो आपके पास कोई एजेंडा हो। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर ये आपने बजट देखा, इसके मुतबादिल आपके पास एक शैडो बजट हो जी कि देखें हम ये चाहते थे, आप इस तरह से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, आप इस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, जिस तरह हमने माजी में बढ़ा दी थी। तो माजी में तो ना पीपल्स पार्टी ने एक्सपोर्ट बढ़ाई, ना माजी में नून लीग ने एक्सपोर्ट बढ़ाई, ना माजी में उन्होंने कोई टैक्स कलेक्शन कोई बेहतर कर दी, कोई उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके ऊपर वो कह सके कि जी हमने ये करके दिखा दिया था और तहरीक इंसाफ वो नहीं कर सकी। कब IMF के पास नहीं जाया गया? अब तो लड़ाई IMF से ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी आप 6 रुपए बिजली का पर यूनिट बढ़ाएं और हुकूमत वो बढ़ाने को तैयार नहीं है, वो लड़ाई अलग से हो रही है। तो ये वजह है कि आप देखते हैं कि इनका वो आपको एजेंडा समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि जनाब ये हुकूमत जाए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप हमें हुकूमत दे दें और उसके बाद जो दिन चढ़ेगा उस दिन जनाब दूध और शहद की नहरें बहरी होंगी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस दिन जनाब जरदारी साहब को इख्तियार मिल जाए, बिलावल भुट्टो को मिल जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए, यहाँ वो कहेंगे शहबाज शरीफ कहेंगे मुझे मिल जाए इख्तियार, मैं वज़ीर आज़म बनूँ, नवाज शरीफ कहेंगे मैं वज़ीर आज़म, मरीम कहेंगे मैं वज़ीर आज़म, तो वो बन जाएंगे। तो ये असल सोच होती है और उसके पीछे बस सारे कोई आपके पास एक कोई एजेंडा सेट नहीं होता कि अच्छा मिसाल के तौर पर जनाब अगर हुकूमत कह रही है जी हम गाड़ियाँ सस्ती कर रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ, तो आप कहें जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, आप ये ना करें, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करें या इसको कम ना करें, इस तरह करें, तो वो भी नहीं होता। आप देख लीजिए लड़ाई तो यहाँ पर हो रही है कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक है नहीं है, देना है किस तरह नहीं देना, उस पर एक दूसरे के फॉर्मूले आ रहे हैं। तो कोई मीनिंगफुल उस तरह से बहस हो ही नहीं पाती, क्योंकि अगर होना शुरू होती है तो कहते हैं ये तो पार्लियामेंट हमने इस तरह से चलानी नहीं थी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये क्या कर रहे हो, यहां तो कोई हुल्लड़बाजी करो। ठीक है, चलें, ये तो सियासी बातें हो गई, अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से बात हो गई, लेकिन हुकूमत मुस्तकिल ये बात कह रही है कि मनफी अशारिये में नहीं है, पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन जो मैं बात आपकी सुन रहा था शायद हसन सिद्दीकी साहब, उससे मुझे लग रहा था कि जो बजट अवाम दोस्त कहा जा रहा है वो अवाम दोस्त कहा तो जा रहा है लेकिन वो लग नहीं रहा है और अवाम के लिए बेहतरी आगे नजर भी नहीं आ रही। आप इत्तेफाक करेंगे या इत्तेफाक नहीं करेंगे? आपने मुझसे पूछा है? जी आपसे पूछा सर। जी मैं ये अर्ज करूंगा कि अभी जो गाजी साहब बात कर रहे थे आखिर में बिल्कुल सही उन्होंने बात की है। इसको किसी सूरत में भी अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने आपको पेट्रोलियम लेवी का बताया, उसके नतीजे में मेरा अंदाजा ये है कि अगले माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम से कम 20 रुपया लीटर इजाफा होने जा रहा है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा आवाम के ऊपर, खाने पीने की अशिया पर, ट्रांसपोर्ट के किराए पर, वो सबको पता है। नंबर एक। दूसरी बात यह कि बड़ा अहम खेल हुआ है, बड़ी ज्यादती इस मुल्क के साथ हो रही है, वो ये थी कि बजट तकरीर में ये कहा गया कि पिछली हुकूमत ने मसनूई तौर पर शरह सूद को कम रखा था जिसकी वजह से तबाही आई। तो पिछली हुकूमत ने बहुत सी गलतियां की मगर उनका मुस्बित था 3%। इस वक्त सूरत हाल ये है, हमें भी इल्म है कि 10.9% जो है हमारा अफरात ज़र है, शरह सूद 7% है। इसका मतलब है कि 3.9% मनफी, ये तो तबाही का नुस्खा है।
स्टेट बैंक को कौम को जवाब देना पड़ेगा कि आपने शरह सूद को इतना कम क्यों किया, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ मैं आपको बता दूं। 2 करोड़ 10 लाख अफराद थे जिनको फरवरी 2020 में अगर उन्होंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया था तो उनको 11,000 अरब रुपया साल मिल रहा था। सही। इस हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने 3 महीने के अंदर 2020 में मार्च से जून तक उस शरह सूद को, शरह मुनाफा को इतना कम कर दिया कि उनको 5.5% मिलने लगा। तो 2 करोड़ 10 लाख आदमियों से 500 अरब रुपया स्टेट बैंक ने कानून तोड़कर, और वो कानून कौन सा तोड़ा है? बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A और आईन पाकिस्तान की शिक 3, इनको तोड़कर गैर कानूनी तरीकों से 2 करोड़ 10 लाख आदमियों से 500 बिलियन रुपया आपने खींच लिया। उनकी कीमतें, जो उनकी कुव्वत खरीद है वो कम हो गई। पेट्रोल का मैंने आपको बता दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने तालीम और सेहत की मज में जो हदफ रखा था तहरीक इंसाफ ने अपना 2013 से अब तक, उसमें तकरीबन 2000 अरब रुपया तालीम और सेहत में कम रखा गया है। और ये 9वां साल है KP में कि 9 साल में इन्होंने तहरीक इंसाफ ने भी वहाँ वही किया जो सिंध ने किया, मैं पीपल्स पार्टी ने किया था या पंजाब में PMLN ने किया था। कोई फ़र्क नहीं है तालीम में, सेहत में, एग्रीकल्चर टैक्स में, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में कहीं कोई तब्दीली नहीं है। अब मुझे जो खौफ आ रहा है, एक तो ये है कि CPEC को जो हम गेम चेंजर बनाने की बात कर रहे थे वो गेम चेंजर बनता नजर नहीं आ रहा, नंबर 1। दूसरा खदशा ये है कि मैं पूरी रिसर्च की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अगर ये पॉलिसियाँ जो आज हैं, ये जो पिछले थी, तो खुदा न खास्ता ये पूरी कैलकुलेशन है 2075 तक खुदा न खास्ता हमारी फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक से कम रहेगी। तो अब हमें ये देखना है कि जब हमारी टैक्सों की आमदनी से हमारा जो है दफा और सूद ही नहीं हो रहा और हम वो बढ़ाना नहीं चाह रहे। खैर, पाकिस्तान के लिए मनफी चीजें सामने ज्यादा नजर आ रही हैं, बजट के वाले से बात सामने हो रही है और आगे जाके भी महंगाई में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। उसामा भाई, लास्ट आपसे मैं कमेंट चाहता हूं, ये बताइएगा, अपोजिशन रेत की दीवार साबित हुई है, अब क्या अपोजिशन आवाम को मुंह दिखाने के लिए कोई सियासत कर सकेगी? क्योंकि आज हमने देखा कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है। हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है या नहीं है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त एक पेज पर नहीं है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे भी इसी तरह से होगा। ये आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की APC है, उसमें भी कुछ नहीं खास निकल सकेगा और ये सिर्फ बस बैठेंगे और उसके बाद अपना कि जी पार्लियामेंट में हम किस तरह से इकट्ठे हों, आगे किस तरह से बढ़ना है, इस तरह की बातें होंगी, मीटिंग्स होंगी, कोई ख़ास इस तरह का एजेंडा नहीं बना सकेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में जल्द से जुलूसों और इस तरह से एजिटेशन के हक़ में नहीं है। जबकि मरीम साहबा, नवाज़ शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब ये मिलकर बाहर जल्द से करने की कोशिश करेंगे, अपना PDM का इजलास अलग बुलाएंगे। आप खुद सोचिए कि एक PDM है, जब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो फिर APC की क्या जरूरत है? तो लिहाजा ऑपोजिशन किसी भी तरह से अगले, अब जब तक इलेक्शन नहीं, 1.5 साल तक वो आपको इकट्ठी नजर नहीं आएगी और उसके बाद फिर अगले साल तो वैसे ही दौड़ शुरू हो जानी है इलेक्शन की। तो पीपल्स पार्टी अपना वही जमहूरियत का और GA भुट्टो उस तरह चलेगी, शहबाज शरीफ साहब अपनी खिदमात गिनाएंगे कि हमने पंजाब को ये कर दिया था और फिर उस लिहाज से वोट हासिल करना चाहेंगे। जबकि मरीम और नवाज शरीफ साहब का बयान वही होगा कि जी ये सिलेक्टर है और यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खलाई मखलूक और उस तरह के इशारे किनारों में लेकर वोट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, बिल्कुल। PDM जब बनी थी उस वक्त भी सबका ख्याल यही था, क्योंकि PDM एक पेज पर नहीं चल सकती, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनका स्टेक अलग अलग है, उनके नजरियात अलग अलग हैं, ये मफाद के तहत एक साथ आ गए हैं, लेकिन इनका आगे मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हमारे साथ सिद्दीक जान मौजूद होंगे और उनके पास एक बड़ी खबर है। क्या खबर है, इसके लिए एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सिद्दीक जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके पास बड़ी खबर है। तो सिद्दीक जान के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं क्या बड़ी खबर है। सिद्दीक जान। जी बिल्कुल, आज आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद की मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, मुस्लिम लीग नून पर, मरीम साहबा पर, शहबाज शरीफ साहब पर, लेकिन इसके अलावा भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं और मामला यह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान है जो APC होने जा रही है जुलाई के पहले हफ्ते में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पार्टीज़ को बुला रखा है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, जिनको PDM से निकाल दिया गया था। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने
इस बात पर तशवीश का इजहार किया है, तफुज़ात का इजहार किया है, एहतजाज किया है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों बिलावल भुट्टो जरदारी को इस APC में तलब किया है। मौलाना फजलुर रहमान इस APC में बिलावल के साथ नहीं बैठना चाहते और अब मरीम साहबा कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाया जाए, कायल किया जाए और उन्हें समझाया जाए कि हमें क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और अगर शहबाज शरीफ उनको इंगेज करना चाहते हैं तो हमें इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। गो कि मरीम साहबा खुद भी पीपल्स पार्टी को साथ बिठाने के मुखालिफ हैं, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जो हुकूमत 2-3 चीज़ें करने जा रही है असम्बली के अंदर, जिनको ये रुकवाना चाहते हैं, बजट तो हो गया, हो जाना था, इनको पहले से पता था, ये ऐसे ही सियासी बयान देते रहे। अब आप देखें एहसन इकबाल साहब बड़े आराम से कहते हैं हमारे पास तो अक्सरियत थी ही नहीं, हम तो बजट को रुकवा ही नहीं सकते थे। भाई अगर आप नहीं रुकवा सकते थे आपने बयान क्यों दिए? फिर एहसन इकबाल साहब ये भी कहते हैं कि देखें जी हम बड़े कामयाब रहे हैं, हमने हुकूमत पर दबाव डालकर और वो तमाम जालबाना जाबराना टैक्सेस जो आवाम पर लगाने जा रहे थे वो टैक्सेस हमने वापस करवा दिए हैं। तो अब मामला ये है कि ये 2 चीज़ें रुकवाना चाहते हैं असम्बली के अंदर। एक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करने जा रही है हुकूमत। अब देखते हैं इसमें नैब के कानून में जो तरमीम होने जा रही है ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए होती है या ये कानून लाया जाता है, ये बिल के ज़रिए की जाती है। लेकिन हुकूमत नैब तरमीम करने जा रही है जिसको अपोजिशन रोकना चाहेगी, क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि जो तरमीम ये चाहते थे अपोजिशन वाले वो होने जा रही हैं, बल्कि तरमीम जो होने जा रही हैं उसमें मज़ीद एहतसाब के निज़ाम को तेज़ बनाने के लिए एहतसाब अदालतों को फ़ाल करने के हवाले से जो 30 एहतसाब अदालतें बनी थी उनको फ़ाल करने के हवाले से हुकूमत उस तरफ जा रही है। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को बदलने जा रही है, एहतसाब अदालत के जजेस को कैसे लगाना है, किस तरह लगाना है, उसके क्राइटेरिया को बदलने जा रही है। और तीसरा जो एविडेंस रिकॉर्ड होता है उसमें भी तब्दीलियाँ करने जा रही है। तो इसका अपोजिशन को भरपूर नुकसान है, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मेन जो केसेस एहतसाब अदालतों में बड़े केसेस चल रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के चल रहे हैं, वो शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी साहब की फैमिली के चल रहे हैं। फिर इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हुकूमत ने कानून साजी करवा ली है कौमी असम्बली से, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से, और उसको अब उन्होंने सेनेट में लेकर जाना है। और उससे पहले अपोजिशन को कहा जा रहा है कि आप अगर हमारे साथ बैठना चाहते हैं हमारे साथ बैठें। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों के जो लीगल माइंड्स हैं उनके साथ बैठें और आप मुझे इस पर एक रिपोर्ट दें कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं या गलत हैं। मेरा ये ख्याल है कि अपोजिशन के पास ये एक अच्छा मौका है कि वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के साथ बैठें। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जितने भी लीगल माइंड्स हैं वो भी ये बात जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान एक रीज़नेबल शख्सियत हैं, एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, मेरिट पर बात करने वाले हैं, आइन और कानून की बात करने वाले हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर की खुशामद नहीं करते। अगर उन्हें कहीं फ्लॉज नजर आएंगे तो वो 2 टोक प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि आपने ये जो पार्लियामेंट से बिल पास करवाया इसमें ये फ्लॉज हैं, इनको आपको दूर करना चाहिए। और अगर अपोजिशन के जो लीगल माइंड्स हैं उनकी बात में दमखम हुआ तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर को सही रिपोर्ट देंगे। लेकिन अपोजिशन इस पर भी सियासत कर रही है। अब अपोजिशन कह रही है कि हम अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ तो नहीं बैठेंगे, लेकिन हम अदालतों में जाएंगे। भाई एक तरफ आप पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं, एक तरफ आप पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाने की बात करते हैं, और आपको अटॉर्नी जनरल को इसलिए कहा है कि ताकि आपके लीगल माइंड कंफर्टेबल होंगे उनके साथ बैठने के लिए, क्योंकि आपकी एक जिद है कि हमने हुकूमत के साथ नहीं बैठना। तो एक अजीब सा बहाम है, एक अजीब सी कन्फ्यूजन है। मुस्लिम लीग नून के अंदर के मामला हों या PDM के आपस के मामला हों या अपोजिशन के आपस के मामला हों, एक तरफ कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ नहीं बैठने चाहते। फिर इनको कहा जाता है कि आप अटॉर्नी जनरल के साथ बैठ जाएं, उधर भी नहीं बैठना चाहते। फिर कहते हैं जी हम तो, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके कहते हैं कि हुकूमत ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी कर रही है, हुकूमत पार्लियामेंट को फंक्शनल नहीं कर रही, पार्लियामेंट को जो है वो बेवकूफ़ कर रही है, हर चीज़ में ऑर्डिनेंस ले आते हैं। भाई ना आप कानून साजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, उधर से आपको ऑर्डिनेंस के ऊपर भी एतराज़ है, अदालतों में भी आप एतराज़ करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की जो सहूलत देने जा रही है हुकूमत उसके ऊपर भी एतराज़ है आपको। और एक अजीब सी कन्फ्यूजन है अपोजिशन की सफ़ों में। उसकी एक रीज़न ये भी है कि कश्मीर के इलेक्शन में ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी, PTI भी उधर है, लेकिन पीपल्स पार्टी PMLN को भी टारगेट कर रही है। यही वजह आप देख रहे हैं कि बिलावल मुस्लिम लीग नून को तकीद का निशाना बना रहे हैं ताकि इनको कश्मीर में भी फ़ायदा हो, पंजाब में भी फ़ायदा हो। जितना ये नून लीग के खिलाफ बात करेंगे उतना ज़ाहिर है पंजाब में पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा, और इसलिए ये नून लीग को इस वक्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान। सबको फ़ायदा हो, लेकिन आधा कब होगा ये एक अहम सवाल है। अपोजिशन की जानिब से आवाम की बात कब की जाएगी ये एक अहम सवाल है। PDM तो बना दी गई थी, लेकिन PDM में जितनी भी जमातें थीं वो नज़रियाती तौर पर एक पेज पर नहीं थीं, और अब वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। प्रोग्राम कैसा लगा आगा ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।